अब इस स्कॉट का क्या करना है? जूलिया ने स्कॉट की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह हेडक्वार्टर तो इसका है, लेकिन एक और आदमी सुपर चीफ है जिसका नाम लॉर्ड हंटर है, और असल आदमी भी वही है। उसका हेडक्वार्टर भी मेन हेडक्वार्टर है। अब उसका खात्मा जरूरी है, इमरान ने कहा, और फिर आगे बढ़कर उसने कुर्सी पर रॉड्स में जकड़े बेहोश पड़े स्कॉट का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब स्कॉट के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटाए और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तुम इससे पूछ-गूछ करो, हम बाहर जा रही हैं, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने इस बात पे सर हिला दिया। सालिया भी साथ ही उठी और फिर वो और जूलिया दोनों कमरे से बाहर चली गई, जबकि इमरान अब कमरे में अकेला था। स्कॉट ने कुछ देर बाद कराहते हुए आंखें खोल दी, लेकिन उसकी आंखों में अभी धुंध सी छाई हुई थी। तुम्हारा नाम स्कॉट है और तुम ब्लैक एस्टोन के चीफ हो, इमरान ने जानबूझकर तारुफ कराते हुए कहा, क्योंकि इस अंदाज का तारुफ सामने मौजूद आदमी के जहन को झटका देता था और उसके जहन पर छाई हुई बेहोशी की धुंध खत्म हो जाती थी। और ऐसा ही हुआ। इमरान की बात सुनकर स्कॉट को झटका लगा और वो कराहते हुए सीधा हो गया। ओ तुम कौन हो? ये सब कैसे हो सकता है? वो गोलियां दीवार से टकराकर वापस आई थी। ये सब कैसे हुआ? स्कॉट ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने कमरे को मुकम्मल साउंड प्रूफ बनाने के लिए दीवारों पर जदीद तरीन स्टील शीट्स चढ़ाई हुई हैं। गोलियां उसे टकराकर रिबाउंड हुई और तुम उनके टारगेट पर आ गए। तुम्हारे दोनों साथी माथर और डेविड हलाक हो गए। ये सामने उनकी लाशें पड़ी हैं, इमरान ने कहा। लेकिन रॉड्स कैसे ओपन हो गए? स्कॉट ने कहा। तो इमरान ने उसे तार को झटका देने और शोर के जरिए हरकत में लाने की तमाम बातें इसलिए बता दी ताकि उसकी हैरत दूर हो सके। हमसे वाकई गलती हुई है कि हमने खजाने के लालच में तुम्हारा सिफारतकार हलाक कर दिया था। तुम उसके एवज जिस कदर दौलत कहो हम देने के लिए तैयार हैं, स्कॉट ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हारा कसूर तो सिर्फ इतना है कि तुम ब्लैक एस्टोन के चीफ हो, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारा सुपर चीफ लॉर्ड हंटर असल जिम्मेदार है। तुम अब मुझे बताओ कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने कहा। उसके हेडक्वार्टर में ऐसे ऐसे आलात नस्ब है कि सिर्फ वो आदमी अंदर जिंदा दाखिल हो सकता है जिसके जिस्म में लॉर्ड साहब ने मखसूस चिप लगाई हुई हो, क्योंकि वहाँ का तमाम निज़ाम साइंसी है, स्कॉट ने कहा। चलो वहाँ फोन तो किया जा सकता है, फोन नंबर बता दो, इमरान ने कहा। वो तुम्हारी बात सुनेगा ही नहीं, वो ऐसा ही आदमी है। किसी अजनबी को वो बराह रास्त लिफ्ट ही नहीं कराता, स्कॉट ने जवाब देते हुए कहा। तुमसे तो बात करेगा या नहीं? इमरान ने कहा। मुझसे क्यों ना करेगा, मैं तो उसका नायब हूँ, स्कॉट ने जवाब देते हुए कहा। तुम उसे सुपर चीफ कहकर बात करते हो या लॉर्ड कहकर? इमरान ने कहा। तो स्कॉट के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं समझा नहीं। तुम्हारे इस सवाल का मतलब क्या है? स्कॉट ने उलझे हुए लहजे में कहा। इसलिए मैं मालूम करना चाहता हूँ कि तुम दोनों के दरमियान किस किस्म के ताल्लुकात हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मैं उन्हें सुपर चीफ भी कहता हूँ और लॉर्ड साहब भी, ये उनका पसंदीदा लक़ब है, स्कॉट ने कहा। चलो देखते हैं कि तुम किस तरह उनसे बात करते हो और वो किस तरह तुमसे बात करते हैं। नंबर बताओ। फोन तो यहाँ मेज पर मौजूद है, इमरान ने कहा। तो इस बार स्कॉट ने फोन नंबर बता दिया। उसके चेहरे पर अचानक एक चमक सी आ गई थी और इमरान ये चमक देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि फोन नंबर बताते हुए स्कॉट ने लाजमन ये सोचा होगा कि वो कोर्ट में लॉर्ड से मदद मांग लेगा। इस तरह वो इमरान और उसके साथियों के हाथों हलाक होने से बच जाएगा। इमरान ने एक बार फिर नंबर दोहराकर उसको कन्फर्म किया और फिर वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि दरवाजा खुला और सफदर कमरे में दाखिल हुआ। क्या हो रहा है इमरान साहब? हमें जल्दी यहाँ से निकलना है, सफदर ने कहा। पहले तुम स्कॉट का मुंह बंद करो, मैं तुम्हें बुलाने के लिए ही बाहर जा रहा था, इमरान ने कहा। तो सफदर सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और उसने कुर्सी के उकब में जाकर कुर्सी पर बैठे हुए स्कॉट के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। पहले जब लॉर्ड हंटर और स्कॉट के दरमियान बात हो रही थी, उस वक्त इमरान रॉड्स में जकड़ा कुर्सी पर बैठा जरूर था, लेकिन उसके कान उन दोनों की आवाजें बखूबी सुन रहे थे। इसलिए उसे मालूम था कि पहले क्या बातें हुई थी, और अब उसके जहन में एक और पॉइंट उभर रहा था कि अगर किसी तरह लॉर्ड हंटर अपने हवारियों समेत यहाँ स्कॉट के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाए तो उस हेडक्वार्टर समेत इन सब का खात्मा किया जा सकता है। फिर उनका मेन हेडक्वार्टर
ज्यादा आसानी से उड़ाया जा सकता है। उसने स्कॉट का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। हेलो। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। स्कॉट बोल रहा हूँ, सुपर चीफ से बात कराओ। इमरान ने स्कॉट की आवाज और लहजे की नकल करते हुए कहा तो कुर्सी पर बैठे स्कॉट के चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए थे। शायद स्कॉट के वहम व गुमान में भी न था कि कोई शख्स दूसरे की आवाज और लहजे की इस कदर कामयाब नकल कर सकता है। अब भी अगर वो खुद यहाँ मौजूद ना होता तो वो कभी यकीन न करता कि वो खुद नहीं बोल रहा था, बल्कि उसके लहजे और आवाज की नकल करते हुए कोई दूसरा बोल रहा था। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। यस, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुमने फौरी रिपोर्ट क्यों नहीं दी? चंद लम्हों बाद लॉर्ड ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में बात करते हुए कहा, लेकिन इमरान ने स्कॉट की आवाज और लहजे में लॉर्ड से बात करते हुए जब उसे आइसलैंड के एजेंटों के बारे में बताया कि वो क्रेडिट छीन लेना चाहते हैं, तो लॉर्ड हंटर स्कॉट के हेडक्वार्टर आने के लिए तैयार हो गया। और फिर जब ये कॉल खत्म हुई तो सफदर ने स्कॉट के मुंह से हाथ हटा लिया। तुम जादूगर हो, जादूगर। ये सब तुम कैसे कर लेते हो? लॉर्ड हंटर पहचान ही नहीं सका। कमाल है। मुंह पर रखा हुआ हाथ हटते ही स्कॉट ने हैरत भरे लहजे में कहा, सुनो स्कॉट, अब लॉर्ड हंटर खुद यहाँ आ रहा है। क्या वो हेलीकॉप्टर पर आएगा या कार पर? और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने कहा, उसके पास 8 लिमोजिन कारें हैं और वो इन कारों के काफिले की सूरत में चलता है। और लोग इस कदर तादाद में दुनिया की सबसे महंगी तरीन कारें लिमोजिन का पूरा काफिला देखते हैं तो बेहद मरूब होते हैं। और लॉर्ड साहब हर वो काम करते हैं जिससे दूसरा मरूब हो सके। स्कॉट ने जवाब देते हुए कहा, कितना वक्त उन्हें यहाँ पहुँचने में लग जाएगा? इमरान ने कहा, 4 घंटों का सफर है और वो भी तेज रफ्तारी से। लॉर्ड साहब का हेडक्वार्टर कारसान इलाके में है। ये पूरा इलाका लॉर्ड साहब की मिल्कियत है। लॉर्ड साहब का महल और हेडक्वार्टर कारसान में है। उसकी मखसूस निशानी उसके एक ऊंचे मीनार पर उड़ती हुई परी बनी हुई है। ये महल हर लिहाज से नाकाबिल तस्कीर है। यहाँ इस कदर साइंसी आलात नस्ब है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए यहाँ हर काम कंप्यूटर के जरिए होता है। स्कॉट ने मुसलसल बोलते हुए कहा, तुम्हारा हेडक्वार्टर उन्होंने देखा हुआ होगा। इमरान ने कहा, हाँ, वो कई बार आए हैं यहाँ। स्कॉट ने जवाब देते हुए कहा, सफदर, इसे ऑफ करके बाहर ले आओ ताकि लॉर्ड साहब के शायान शान इस्तकबाल की हिकमत अमली तैयार की जा सके। इमरान ने कहा और फिर मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। फिर वो दरवाजे से निकल ही रहा था कि उसने अपने उकब में फायरिंग और इंसानी चीख की आवाज़ सुनी। सॉरी स्कॉट, तुम पाकिस्तानी सिफारतकार की हलाकत में शामिल थे, इसलिए तुम्हें यह सज़ा देनी ज़रूरी थी। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर आगे बढ़ता चला गया। लोसानिया के चीफ सेक्रेटरी सर जेराल्ड अपने ऑफिस में बैठे अपने काम में मसरूफ थे कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। सर जेराल्ड ने नज़रें उठाकर एक बार फ़ोन की तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ सेक्रेटरी ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, जनाब, मुल्क की सलामती के मुशीर जनाब आर्नोल्ड आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, भेज दो उन्हें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा और मजीद कुछ कहे बगैर उन्होंने रिसीवर रख दिया और फाइल पर झुक गए। कुछ देर बाद ऑफिस के बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन, चीफ सेक्रेटरी ने कदरे ऊंची आवाज में कहा तो दरवाजा खुला और एक उद्धड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने गहरे नीले रंग का सूट पहन रखा था। आइए, तशरीफ रखिए, चीफ सेक्रेटरी ने कहा तो आने वाला एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। सर, एक अहम बात मेरे नोटिस में आई है। इस सिलसिले में आपकी हिदायत की ज़रूरत है, इसीलिए हाजिर हुआ हूँ। कौमी सलामती के मुशीर आर्नोल्ड ने कहा तो चीफ सेक्रेटरी बेख्तियार चौंक पड़े। क्या हुआ है, खुलकर बात कीजिए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, ब्लैक एस्टोन के दोनों हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए हैं और दोनों चीफ्स स्कॉट और लॉर्ड हंटर को उनके साथियों समेत हलाक कर दिया गया है। आर्नोल्ड ने कहा तो चीफ सेक्रेटरी का चेहरा बुरी तरह बिगड़ सा गया। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप नशे में हैं? चीफ सेक्रेटरी ने गुस्से से चीखते हुए लहजे में कहा। उन्हें शायद जिंदगी में इतना गुस्सा पहले कभी ना आया होगा, क्योंकि वो इंतहाई नरमखू तबीयत के मालिक थे। लेकिन अब उन्होंने कौमी सलामती के मुशीर पर बाकायदा शाउट किया था। सॉरी सर, मैं तो शराब पीता ही नहीं और जो कुछ मैंने बताया है वो दुरुस्त है। लॉर्ड हंटर, उसके 8 साथियों और उनकी कारों के 8 ड्राइवर
सबकी लाशें स्कॉट के हेडक्वार्टर में अब भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ दोनों हेडक्वार्टर्स के तमाम अमले को भी गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। आप यकीन कीजिए कि कत्ल आम किया गया है। अर्नोल्ड ने कदरे सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा, जो कुछ आप कह रहे हैं ये कैसे मुमकिन है? लॉर्ड हंटर स्कॉट के हेडक्वार्टर कैसे जा सकते हैं? वो तो स्कॉट को खुद कॉल कर लेते थे, फिर उनके बॉडीगार्ड तो खुद जबरदस्त फाइटर थे। वो सब कैसे मारे गए? कहाँ हैं उनकी लाशें? मैं देखना चाहता हूँ कि असल हकायक क्या है। ये तो हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा सानेहा है और ब्लैक एस्टोन की आड़ में हम बेशुमार सरकारी मसाइल हल कर लिया करते थे। अब तो पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि ये तंजीम सरकारी थी। चीफ सेक्रेटरी ने होंठ काटते हुए कहा, आइए सर, बाहर हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। मैं वहां खुद जा रहा था कि मैंने सोचा कि आपको इत्तला दे दूं और आपसे हिदायत भी ले लूं। अर्नोल्ड ने उठकर खड़े होते हुए कहा, वेरी बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। कौन ऐसा कर सकता है? किसमें इतनी जुर्रात है कि वो लॉर्ड हंटर को हलाक कर दे? ये वाकई बहुत बड़ा सानेहा है। चीफ सेक्रेटरी ने सामने रखी हुई फाइल बंद करके मेज की दराज में रखते हुए कहा, सर, ये सारी कार्रवाई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की है। अर्नोल्ड ने कहा तो चीफ सेक्रेटरी चौंक पड़े। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का हमारे मुल्क की किसी तंजीम से क्या ताल्लुक? चीफ सेक्रेटरी ने हैरान होते हुए कहा, तो आपको इस सारे केस का इल्म ही नहीं है? किसी ने आपको ब्रीफ ही नहीं किया? हालांकि मैंने लुसानिया की सरकारी एजेंसी डॉट को भी उनकी यहाँ आमद और मौजूदगी की इत्तला दी थी। अर्नोल्ड ने कहा, आपने मुझे क्यों इत्तला नहीं दी? चीफ सेक्रेटरी ने अर्नोल्ड से मुखातिब होकर कहा, सर, मैंने आपको रिपोर्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में आप गैर मुल्की मेहमानों से मुज़ाकरात में बेहद मसरूफ रहे हैं। अर्नोल्ड ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, हूँ, चले पहले वो जगह दिखाए, फिर मजीद सोचेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अर्नोल्ड उसके पीछे मुअद्दबाना अंदाज में चल रहा था। बाहर सामने ही हेलीपैड बना हुआ था, जिस पर एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद था। चीफ सेक्रेटरी उस हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़े। अर्नोल्ड उनके पीछे था। हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचते ही हेलीकॉप्टर के साथ खड़े उसके पायलट ने चीफ सेक्रेटरी और कौमी सलामती के मुशीर अर्नोल्ड को सैल्यूट किया तो दोनों ने अज़बात में सर हिलाकर जवाब दिए, स्कॉट का हेडक्वार्टर तुमने देखा हुआ है या नहीं? चीफ सेक्रेटरी ने पायलट से पूछा। यस सर, कई बार तो आप खुद भी वहां तशरीफ ले गए हैं, एडन कॉलोनी की कोठी नंबर 310। पायलट ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, ओके चलो, हमने वहीं जाना है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा और आगे बढ़कर वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर साइड सीट पर बैठ गए। उनके उकब में अर्नोल्ड बैठ गया तो पायलट ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया और थोड़ी देर बाद वो फिजा में उड़ता चला गया। फिर वो एक तरफ को बढ़ने लगा। अब वहां किसका कंट्रोल है? चीफ सेक्रेटरी ने पूछा। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस को कहा था कि वो यहाँ उस वक्त तक पहरा दे जब तक हुकूमत इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला नहीं कर लेती। कर्नल रिचर्ड और उनकी कंपनी स्कॉट के हेडक्वार्टर का कंट्रोल संभाले हुए हैं, अर्नोल्ड ने कहा और चीफ सेक्रेटरी ने अज़बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर एक कोठी के ऊपर पहुंचकर रुक गया। उसी वक्त हेलीकॉप्टर का ट्रांसमीटर ऑन हो गया। हेलो, हेलीकॉप्टर में कौन मौजूद है? ओवर, एक सख्त सी आवाज सुनाई दी। मैं पायलट जेमसन बोल रहा हूँ। हेलीकॉप्टर में चीफ सेक्रेटरी साहब और कौमी सलामती के मुशीर जनाब अर्नोल्ड मौजूद हैं। ओवर। पायलट ने ट्रांसमीटर का एक बटन प्रेस करते हुए कहा, ओके, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और फिर नीचे सब्ज बल्ब जल उठा तो पायलट ने हेलीकॉप्टर नीचे बने हुए हेलीपैड पर उतार दिया। चीफ सेक्रेटरी और उनके पीछे अर्नोल्ड भी हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए। सामने कर्नल रिचर्ड और उसके उकब में 10 फौजी मौजूद थे जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी को सैल्यूट किया। मेरा नाम कर्नल रिचर्ड है जनाब, और मैं यहाँ अपने साथियों के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ के हुक्म पर मौजूद हूँ। कर्नल रिचर्ड ने सैल्यूट करते हुए कहा, ओके। चीफ सेक्रेटरी ने कहा और आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने अर्नोल्ड और कर्नल रिचर्ड के हमरा पूरे हेडक्वार्टर का दौरा किया। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। लॉर्ड हंटर की लाश का चेहरा बेहद मसक हो गया था। यूं लगता था कि जैसे लॉर्ड हंटर किसी खौफनाक अजियत से गुजरा हो। उसके बॉडीगार्ड्स की लाशें भी वहां बिखरी पड़ी थी। स्कॉट कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे गोलियां मारकर हलाक किया गया था, जबकि उसके 2 जख्मों पर बाकायदा मरहम पट्टी की गई थी। आपने कैसे अंदाजा लगाया कि यह काम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का है?
क्योंकि यहाँ उनका कोई आदमी तो हलाक नहीं हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने अर्नोल्ड से पूछा, जनाब, हेडक्वार्टर में खुफिया आलात मौजूद हैं जो न सिर्फ यहाँ की आवाजें टेप करते हैं बल्कि यहाँ होने वाली तमाम कार्रवाई की तस्वीरें भी बनाते हैं। मैंने उन्हें देखा है, अर्नोल्ड ने कहा। कहाँ है वो तस्वीरें और टेप? चीफ सेक्रेटरी ने चौंक कर कहा, आइए, उधर एक अलहदा कमरा है जिसमें उनको ऑपरेट किया जाता है, अर्नोल्ड ने कहा। और फिर वो चीफ सेक्रेटरी को साथ लेकर एक अलहदा कमरे में पहुंच गया। वहां चीफ सेक्रेटरी के सामने बैटरी से चलने वाले प्रोजेक्टर को एडजस्ट करके उसे ऑन कर दिया गया तो सामने दीवार पर एक बरामदे नुमा जगह का मंजर उभर आया। फिर मुख्तलिफ मनाजिर चलते रहे। चीफ सेक्रेटरी खामोश बैठे ये सब कुछ देखते रहे। लॉर्ड हंटर अपने साथियों के साथ यहाँ क्या कर रहा था? चीफ सेक्रेटरी ने कहा, मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। ये सारी कार्रवाई इमरान की है। वो दूसरों की आवाज और लहजे की नक्काली इस कदर कामयाबी से करता है कि सुनने वाला हैरान रह जाता है। और उस इमरान ने खुद स्कॉट बनकर लॉर्ड हंटर को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की हलाकत की रिपोर्ट दी। और फिर उसने ऐसी बातें की कि लॉर्ड हंटर उसके चक्कर में आ गए और वो अपने साथियों समेत यहाँ पहुंच गए। लेकिन यहाँ उनका इस्तकबाल गोलियों ने किया और वो सब मारे गए। अर्नोल्ड ने कहा,